गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग अपना एमएसएन पोर्शन स्टार्ट करेंगे और कल तक हम लोगों ने सारे डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन पढ़ लिए थे और आज हम लोग अपना एमएसएन सिस्टम नर्वस सिस्टम का स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला डिजीज़ पोर्शन है वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो जिसकी बात कर लेते हैं हम लोग, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जैसा कि आईसीपी के बारे में आप लोग को पता होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बारे में पता होगा, जो कि हमारे किसके थ्रू होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू चलता है। और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो नॉर्मल होता है उसकी रेंज क्या होती है, एबनॉर्मल रेंज क्या होती है, कब ये मॉडरेट्स हो जाता है, कब सीवियर हो जाता है, क्या कॉज होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और और क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारी क्लास के साथ साथ बने रहिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम यही स्लाइड्स आप लोग को मिलेंगी, क्योंकि ये पूरी स्लाइड्स मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरे खुद की स्लाइड है ये। तो ये आप लोग को इसी पीडीएफ में मिल जाएगी। और नोट्स का आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये तरीका अच्छा लग रहा है या फिर जो पहले पढ़ाते थे लिखकर वो तरीका अच्छा लग रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा मेथड अच्छा लग रहा है पढ़ाने का। ये फ़र्क इतना है कि उसमें लिख लिख के पढ़ाते थे, इसमें पहले से सब कुछ लिख के रखा है मैंने और बस आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसी को हम लोग आने वाली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, जिसका नाम है इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो पहली बात तो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है? जो भी हम लोग के ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो भी सीएसएफ है उसका जो क्या होता है, फ्लो होता है। क्लियर? ये क्या होता है, फ्लो होता है। तो वो जो फ्लो होता है हमारे ब्रेन में, क्रेनियम बोन में, तो उसी के प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 5 से 15 mm ऑफ Hg क्या है इसकी, एक नॉर्मल रेंज है। क्लियर? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो क्या है, 5 से 15 mm ऑफ Hg इसकी नॉर्मल रेंज है। और अगर 15 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाएगा, इंक्रीज्ड आईसीपी वो कहलाएगा। क्लियर? तो एक तो ये बात हो गई इंट्राक्रेनियल प्रेशर। कब इंक्रीज्ड कहेंगे, जब 15 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज्ड कहेंगे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की। तो कब कहेंगे माइल्ड, कब कहेंगे मॉडरेट और कब कहेंगे सीवियर। ये सीवियर है। उस वाले मेथड में थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए इस बार टाइप करा है। तो बताइएगा कि कौन सा अच्छा है। तो जो माइल्ड है वो क्या है, 15 to 20 mm ऑफ Hg को हम लोग क्या बोलेंगे, माइल्ड कहेंगे। मॉडरेट कब कहेंगे, जब 20 से 30 mm ऑफ Hg हो जाएगा। और सीवियर कब कहेंगे, जब 30 से अबव हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग आपका सीवियर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम लोग बोलेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग इसके कॉज की, कि क्यों होता है ये, आखिर क्यों होता है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं इसमें, 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है आपका ब्लड, दूसरा होता है आपका सीएसएफ और तीसरा होता है नर्व टिश्यू। तो 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे ब्रेन में। क्लियर? अब कैसे होती तीनों चीज़ें, इसकी हम लोग बात कर लेंगे।
तो अब जैसे पहले मान लेते हैं नर्व टिश्यू प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमारे ब्रेन में क्या हो गया, एक ट्यूमर हो गया, ठीक है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, उसकी क्या होगी, उसकी ग्रोथ होगी। फिर क्या होगी, जब ग्रोथ होगी, यहाँ पे मान लीजिए आपका सेल है, इसमें क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगी, सेल्स ग्रोथ करेंगी। जब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कर रही तो क्या होगी, इसकी हाइपरट्रॉफी होगी, यानी क्या होगा, इसका साइज, और इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका साइज बढ़ेगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे जो आपका ब्रेन है, इसमें क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। क्लियर, क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आईसीपी का फ्लो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि सीएसएफ का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गई इसकी बात, नर्व टिश्यू प्रॉब्लम की बात। अब दूसरी बात आती है ब्लड की। तो ब्लड में क्या होता है, सेम चीज़ है, अगर कोई मान लीजिए कि आपकी हेड इंजरी हो गई या फिर कोई हैमरेज हो गया, तो क्या होगा, वहाँ पे क्लॉट्स होंगे, क्लॉट्स होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आपका क्या है, इंक्रीज्ड आईसीपी का रीजन है। दूसरा बात कर लेते हैं सीएसएफ प्रॉब्लम की। सीएसएफ में क्या होता है, तो भाई सीएसएफ में है, ये है प्रेशर कब बढ़ेगा, या तो क्या हो, सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, बढ़ जाए। क्लियर, या तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, उसका जो है प्रेशर बढ़ेगा। और या फिर क्या हो, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए सीएसएफ के फ्लो में, यानी कि मान लीजिए ये आपका सीएसएफ है, ये ड्रेन आउट हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ाएगा। तो यही आपका क्या है, कॉजेज़ हैं, यही सारे आपके कॉजेज़ हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के, कि क्यों आपका हाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है सीएसएफ का। क्लियर। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग साइन और सिम्टम्स की, कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं आपके इंक्रीज्ड आईसीपी के। यानी कि मान लीजिए अगर किसी इंसान का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, तो आखिर उसमें क्या क्या साइन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट अर्ली सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं। तो तीन लोग होते हैं, एक होता है आपका एडल्ट, एक होता है आपका चाइल्ड, एक होता है इन्फेंट। तीनों में थोड़ा ये अलग अलग हैं कि सबसे पहला सिम्टम कौन सा दिखाई देगा। अगर एडल्ट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि आईसीपी आपका बढ़ जाए, क्लियर, अगर आईसीपी बढ़ जाता है तो क्या होगा, आपका ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, यानी कि उसको क्या होगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। क्लियर, क्या होगी, उसको कन्फ्यूजन होगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ पे है क्या है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एलओसी क्या हो जाएगी, उसकी ऑल्टर्ड हो जाएगी। अब चाइल्ड में बात कर लेते हैं, तो चाइल्ड में क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। क्लियर, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, यानी कि उसे बहुत तेज़ी से उल्टी होना शुरू हो जाएगी अगर चाइल्ड में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होगा। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग इन्फेंट की। तो इन्फेंट में अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होगा तो क्या होगा, इन्फेंट यानी कि 1 साल से कम बच्चे में, तो उसका जो फॉन्टेनहेल है, यानी कि अगर जो मान लीजिए इसके सिर के जो फॉन्टेनहेल है वो क्या होता है, नॉर्मली डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन अगर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बल्ज कर जाएंगे। क्या होंगे, ये बल्ज कर जाएंगे। तो इन्फेंट में क्या होगा, बल्जिंग फॉन्टेनेल आ जाएगा। क्लियर, फॉन्टेनेल्स क्या होंगे, बल्ज आउट हो जाएंगे। अदर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, अर्ली एनोरेक्सिया नर्वोसा वॉमिटिंग, ये सबसे कॉमन है, ये तो होता ही होता है। और ये किसका अर्ली सिम्टम है, ये आपकी लिथियम की टॉक्सिसिटी का भी अर्ली सिम्टम होता है। और क्या होगा, हेडेक होगा उसको, फीवर आएगा, और प्यूपल रिफ्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। क्लियर, तो ये क्या है, आपके अर्ली सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं लेट सिम्टम्स की। तो लेट सिम्टम्स कौन कौन से हो गए, एक तो आपका हो गया अटैक्सिया हो गया। क्लियर, यानी कि जो मूवमेंट है बॉडी के वो क्या होंगे, इनकोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर, फिर होगा आपका पेपिलो एडिमा, यानी कि जो ऑप्टिक डिस्क है, आपकी आंखों की जो ऑप्टिक डिस्क है उसमें क्या होगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ये क्या होता है, एक हॉलमार्क साइन होता है किसका, इंक्रीज्ड आईसीपी का, ये आपका हॉलमार्क साइन है। और क्या होगा, सन सेटिंग डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि जो आपकी आइरिस है वो क्या होगी, यहाँ पे डाउन हो जाएगी, जिसको सनसेट आई भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है। और तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड में क्या होता है, कुशिंग ट्राइड में 3 चीज़ें आपकी होती हैं। ये एक आपका सिम्टम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज नॉट कम्स अंडर द कुशिंग ट्राइड, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बता सकते हैं।
तो उससे पहले जान लेते हैं कि कुशिंग प्राइड में आता क्या क्या है। तो कुशिंग प्राइड जो है वो किसको इंडिकेट करता है कि आपका आईसीपी क्या है, बढ़ गया है। तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर जो आपका सिस्टोलिक बीपी है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। एसबीआई से आप याद कर लीजिए इसको, किससे याद कर लीजिए, एसबीआई से याद कर लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये एक्चुअल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये क्या है, जो आपका सिस्टोलिक बीपी है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पल्स आपकी क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेडी कार्डिया, जिसको एसबीआई से लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रेडी कार्डिया हो जाएगी। और जो इस रेस्पायरेशन है वो क्या होगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। क्लियर। रेस्पायरेशन होगी वो क्या होगी आपकी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसीलिए से क्या बोलेंगे, एसबीआई से स्टोलिक बीपी बढ़ेगा, पल्स आपकी कम होगी तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, और आपका जो रेस्पायरेशन है वो इम्पेयर्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसबीआई सिम्टम आपका कहलाएगा कुशिंग प्राइड का। तो एसबीआई ट्रिक से आप कुशिंग प्राइड को याद कर सकते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायग्नोसिस की, कि अगर आपका आईसीपी बढ़ेगा तो क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे आप लोग। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा ही होगा, सिटी स्कैन एमआरआई स्कैन होगा ही होगा, और नॉन इन्वेसिव आईसीपी जो है आपका मॉनिटरिंग करेंगे, और कैथेटर को डायरेक्ट अंदर डालेंगे, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करेंगे हम लोग, असेस करेंगे। क्लियर। अब उस अगर हम लोग इन्वेसिव डायग्नोसिस करेंगे तो क्या करेंगे, एक वायर अटैच करेंगे मॉनिटर से, और उसको क्या करेंगे हम लोग, डालेंगे, कहाँ डालेंगे, बिटवीन द वेंट्रिकल्स पे उसके वायर्स को हम लोग डालेंगे। क्लियर। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आईसीपी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो ये तो बात हो गई आपकी डायग्नोसिस की, और सिटी स्कैन और एमआरआई से आपका कंफर्मेशन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है आपका। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम लोग बात कर लेते हैं इंक्रीज आईसीपी का। सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे सर्जरी से, बाय सर्जरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो सर्जरी से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देखिए सर्जरी से क्या होता है, जो आपका एक आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम शंट। क्लियर। अब इसमें क्या होता है आपका, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम शंट में क्या होता है आपका, हम्म तो ये आपका जो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियम शंट है, इसमें क्या करते हैं, ये आपके जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं आपके, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 4 वेंट्रिकल्स आप लोगों को पढ़ाए थे, तो इसमें से लेटरल वेंट्रिकल्स में आपके जो है डाला जाता है इसको, और क्या होता है, ये जाके पेरिटोनियम कैविटी से सीधे क्या कर जाती है, अटैच करी जाती है, जिससे क्या होगा, वेंट्रिकल से आपका सीएसएफ जाएगा, और कहाँ पे आपका ड्रेन आउट होगा, यहाँ पे ड्रेन आउट होगा, यानी कि पेरिटोनियम कैविटी में आपका ये ड्रेन आउट होगा। क्लियर। तो ये है आपका क्या तरीका, ये है आपका तरीका इसका सीएसएफ को ड्रेन आउट करने का, किससे, वीपी शंट के थ्रू ड्रेन आउट करने का। और ये आपका वीए शंट है, इससे अभी फ़र्क नहीं है, यहाँ हम लोग वीपी शंट पढ़ेंगे कि कैसे आपका ये ड्रेन आउट हो रहा है। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेन की, ईवीडी की। तो ये क्या होता है, ये पेरिटोनियम कैविटी में ना करके सीधे वेंट्रिकल्स में डाल के क्या कर जाते हैं, बॉडी के बाहरी सीधे क्या कर जाता है, ड्रेन आउट कर जाता है। ये आपका क्या है, सीएसएफ है। क्लियर। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, सर्जिकल मैनेजमेंट हो गए। तीसरा बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी हेड इंजरी है या फिर कोई ट्यूमर है, तो उस केस में क्या करा जाता है, ब्रेन की सीधी सर्जरी करी जाती है, यानी कि क्रेनियोटॉमी करा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्रेनियोटॉमी में पोजीशन का ध्यान देना है, तो पोजीशन दिया जाएगा आपको सेमी फाउलर, किस लिए, ताकि जो इंक्रीज रिस्क है आईसीपी का वो कम करा जा सके, इसलिए आपको क्या करा जाएगा, सेमी फाउलर पोजीशन का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, सेमी फाउलर पोजीशन का ध्यान रखना है, कि यहाँ पे आपको सेमी फाउलर पोजीशन ही देनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट की। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है इसका वो क्या होगा, ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे 20% मैनेटोल,
और इसमें क्या करेंगे हम लोग, यूरिन आउटपुट को आवरली असेस करेंगे। असेस किसको करेंगे? यूरिन आउटपुट को आवरली असेस करेंगे। और क्या देंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड के एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ देंगे हमेशा, ताकि पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंजेक्शन पीसीएम क्यों देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन पीसीएम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जैसे फीवर अगर आपको आता है, फीवर रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मान लो अगर फीवर आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए फीवर आ गया तो क्या होगा, बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? जो बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। क्लियर? जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, और जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका आईसीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या करा जाता है, पीसीएम को इसीलिए दिया जाता है ताकि फीवर को हम लोग क्या करें, रोक सकें और मेटाबॉलिक डिमांड भी कम हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन पीसीएम देते हैं। कब? जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा होता है, ताकि फीवर ना आए। क्योंकि अगर फीवर आया तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाएगी। मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका आईसीपी भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी इंक्रीज्ड आईसीपी की। अब बात कर लेते हैं हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी चीज़, किसी भी डिजीज़ की हम लोग अगर बात करते हैं तो उसके बाद हम लोग उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की ज़रूर बात कर लेते हैं कि क्या क्या उसके नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, पेशेंट की पोजीशन को मेंटेन करेंगे। उसको क्या करेंगे, एक सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। क्या करेंगे, उसको एक सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। अब सेमी फाउलर पोजीशन क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ताकि क्या हो, उसके जो आईसीपी का रिस्क हो क्या हो, कम हो सके। इसीलिए ये तो फाउलर हो गई। सेमी फाउलर पोजीशन आप लोग अगर जानते होंगे वैसे कैसी होती है, लेकिन एक बार आप लोग इसमें भी देख लीजिए। इस तरह की होती है क्या, सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट ऐसे लेटा होता है, स्लाइटली टिल्ट होता है बेड, बेड की साइड क्या होती है, स्लाइटली टिल्ट होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन कहते हैं। क्लियर? ये हो गई आपकी सेमी फाउलर पोजीशन। और सक्शन ज़रूर करेंगे, सक्शन करेंगे, लेकिन कभी भी सक्शन 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आपको अवॉइड क्या करना है, स्नीजिंग, कफिंग और वेल्सुला मैन्युअल को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये आईसीपी को क्या करेगा, बढ़ा देता है। इसलिए इसको हमेशा क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे। और इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन को भी क्या करना है, कम रखना है, ताकि आईसीपी ना बढ़े आपका। और O2 लेवल है वो क्या करना है, हमेशा 100% मेंटेन करके रखना है, ताकि मेटाबॉलिक डिमांड ना बढ़े। और मेटाबॉलिक डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ब्लड का फ्लो भी नॉर्मल रहेगा। और आपका ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, आपको बताया था, अगर ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहेगा तो आपका क्या होगा, आईसीपी भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आईसीपी भी नॉर्मल रहेगा। और CO2 लेवल भी क्या होनी चाहिए, 32 से 35 ही % होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, उसको कंपनसेट होगा, फिर आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो सकता है कम ज़्यादा में। और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, क्योंकि अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसने स्टूल पास किया, फिर वो प्रेशर लगाएगा तो वो प्रेशर उसके क्या होगा, नीचे से जाके क्या होगा, ब्रेन में लग जाएगा। तो फिर ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन में प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, आईसीपी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए क्या देंगे हम लोग, लैक्सेटिव्स दे सकते हैं। क्लियर? और क्या होना है, मॉर्फिन और आपके ओपॉइड्स को अवॉइड करना है। क्लियर? मॉर्फिन और ओपॉइड्स को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, ताकि रेस्पिरेटरी डिप्रिवेशन ना हो, यानी कि आपकी जो सांस लेने की क्षमता है उसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ओपॉइड है, जो कि क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसका क्या हो सकता है, सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए आपका इंक्रीज आईसीपी में हेडेक वगैरह के दौरान आपको मॉर्फिन नहीं देनी है। ठीक है, मॉर्फिन
नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कॉज कर सकता है। इसीलिए स्ट्रिक्टली मॉर्फिन को मना किया जाता है कि मॉर्फिन नहीं देनी है। क्लियर? आप कोई और एनाल्जेसिक दे सकते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, लेकिन ओपॉइड्स में आपको मॉर्फिन बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है और आपके मतलब लंग फेलियर भी कर सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी तुरंत तुरंत कर सकता है, इसीलिए आपको नहीं देना है। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड टुडेज क्लास। आज एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहूँगी आपका फीडबैक कि आपको कैसा अच्छा लग रहा है। इस मेथड से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जो हमारा पुराना मेथड था लिख के पढ़ाने वाला, वो अच्छा लग रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी लिखा नहीं, ऑलरेडी मैं सब कुछ टाइप करके लाई थी, स्लाइड्स बना के लाई थी पावर पॉइंट पे। तो बताइएगा कि इसमें भी मेहनत बहुत लगती है, लेकिन इसमें ये है कि आपका टाइम बच जाता है और आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसमें। लेकिन अगर आप लोग को वो टॉपिक वही अच्छा लग रहा है कि हम लिख लिख के पढ़ाएं आपको, तो हम आप लोग को लिख लिख के भी पढ़ा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लियर? तो यही आपका आज का टॉपिक है। कल हम लोग मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे और एक दो डिजीज़ और कवर करेंगे जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी इन द सेंस आराम से। फिर हम लोग एमएसएन के फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डील आउट करेंगे और फिर आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग फार्मा को कवर करेंगे पूरा। तो यही आपका आज का टॉपिक है और आप लोग प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा अपने हाथों से, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपको। सो थैंक यू क्लास।